प्यारे साथियों, नमस्कार। AFEIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मानवीय मूल्य पर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य। और इस मानवीय मूल्य के दो पहलुओं को हम शुरू में विशेष रूप से देखेंगे, जिसे आप यूँ कह लीजिए कि हम मानवीय मूल्य का परिचय प्राप्त करेंगे और हमारे वे दो पहलू होंगे। हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मानवीय मूल्य होते क्या हैं, और विशेषताओं को जानने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसके प्रकारों की जानकारी लेंगे। प्रकारों की जानकारी बहुत ही संक्षिप्त रूप में, मानवीय मूल्य, विशेषताएं एवं प्रकार, जिसे आप इंग्लिश में ह्यूमन वैल्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ह्यूमन वैल्यू का जो हिंदी में अनुवाद किया गया है, यहाँ है मानवीय मूल्य। कहीं कहीं मानवीय शब्द की जगह आपको हो सकता है कि मानव मूल्य भी पढ़ने को मिले, लेकिन इंग्लिश में आप हर जगह ह्यूमन वैल्यू ही पाएंगे। यहाँ मानव या मानवीय लिखने का मतलब यही है कि ऐसे मूल्य जिन्हें व्यक्ति स्वीकार करता है, तो जो मनुष्य के जीवन के लिए स्वीकार्य हैं, उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। अब ये बात अलग है कि मनुष्य का जीवन अपने आप में इतना विराट है, इतना व्यापक और विशाल है कि उसी के अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। वह आध्यात्मिक मूल्य की भी बात करता है, वह नैतिक मूल्य की भी बात करता है, सामाजिक मूल्य की भी बात करता है, पारिवारिक मूल्यों की भी बात करता है। तो वे फिर प्रकार में आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवीय मूल्य होते क्या हैं। सामान्य तौर पर अगर हम मानवीय मूल्य को परिभाषित करना चाहें तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो मनुष्य है वह मनुष्य अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित करता है या कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। इसे ही आप कह सकते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ये जो जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, इसका संबंध इससे नहीं है कि मुझे धनी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उससे इसका इतना संबंध नहीं है। ये एक अल्टीमेट एम की बात होती है कि उसे कैसा जीवन जीना है। अच्छा शब्द होगा ये अगर हम ये लिखेंगे कि कैसा जीवन जीना है। जब हम कैसा जीवन जीना है के बारे में सोचते हैं, तब फिर आता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर का जीवन जीना है, मुझे इंजीनियर का जीवन जीना है, मुझे फकीर का जीवन जीना है, तब वो बात आती है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं कि मुझे कैसा जीवन जीना है, तो इस कैसा जीवन जीने के लिए अगर हम एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो यूं कह लीजिए कि हम कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल निर्धारित करते हैं। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स। हालांकि वैल्यू और प्रिंसिपल में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि सिद्धांत जो है वो ज़्यादातर बौद्धिक है, बौद्धिक चीज़ होती है, जबकि जो वैल्यू है, वैल्यू बौद्धिक नहीं है, वो भावनात्मक ज़्यादा है, वो एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है। राइट। सिद्धांतों में तो आपको नियम, कानून, विधि, विनियम, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, एक सिस्टम भी आ सकता है। लेकिन जब हम मूल्य की बात करते हैं तो उसमें सिस्टम, नियम, कानून, ये सारी चीज़ें नहीं आती। वो तो जीवन के अंदरूनी आंतरिक पक्ष से जुड़े हुए तत्व होते हैं। लेकिन मैं यहाँ केवल समझाने के लिए सिद्धांत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप इसे एक दूसरे का पर्यायवाची मानने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे कैसा जीवन जीना है, इसके लिए मैं कुछ सिद्धांत स्थापित करता हूं, या कह लीजिए कि मैंने एक लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं कुछ मानक बनाता हूं, या कह लीजिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं कुछ आदर्श स्थापित करता हूं, आइडियल बनाता हूं। आदर्श, ये ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, कुछ आदर्श स्थापित करता हूं। और सच पूछिए तो जो ये आदर्श हैं, यानी कि जो मेरे इस लक्ष्य, इस उद्देश्य को पाने में सहायक होते हैं, जो आदर्श मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें ही मैं मूल्य कहूँगा, और ये मेरे मूल्य होंगे, ये मेरे जीवन मूल्य होंगे।
जब यही एक व्यक्ति के साथ साथ बहुत सारे व्यक्तियों के मूल्य हो जाते हैं, समाज के मूल्य हो जाते हैं, तो उनका दायरा फैलता चला जाता है और फिर उसे ही हम कहने लगते हैं मानवीय मूल्य, मानव मूल्य। तो मित्रों, यहाँ प्रकारांतर से आप सिद्धांत और मूल्य में थोड़ा सा अंतर डेफिनेटली समझ गए होंगे। क्लियर है? अभी चीज़ें और भी आगे चल करके स्पष्ट हो जाएंगी जब हम इनकी विशेषताओं पर आएंगे। तो एक बात और है, देखिए, इससे पहले आप नैतिकता के बारे में जान चुके हैं, एथिक्स के बारे में, और काफ़ी विस्तार के साथ आपने एथिक्स को समझा है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मूल्य की, वैल्यू की। तो क्या एथिक्स और वैल्यू अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? दोनों में क्या संबंध? आइए थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे देख लेने के बाद शायद मूल्य के बारे में आप और ज़्यादा स्पष्ट हो सकेंगे। देखिए, जो वैल्यू है, वैल्यू एक व्यापक, इसका जो दायरा है वो व्यापक है। जैसे अगर आप कहें तो ये वैल्यू है, एक बहुत बड़ा गोला है, ये वैल्यू है, इसका दायरा व्यापक है। मान लीजिए कि हमने एक वैल्यू एस्टैब्लिश किया, एक बहुत ही सामान्य सा वैल्यू जो हम सबके जीवन में दिखाई देता है, खासकर भारतीय संदर्भ में तो है ही, कि बड़ों का सम्मान करना। हम बड़ों का सम्मान करते हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो साउथ कोरिया है, वहाँ तो बड़ों का बहुत ही मित्रों ज़बरदस्त सम्मान है, बहुत ही ज़बरदस्त सम्मान है साउथ कोरिया में। मतलब मान लीजिए कि आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और आप जिसके बॉस हैं वो उम्र में आपसे बहुत बड़ा, आप केवल 25 साल के हैं, और जो आपके अंडर में काम कर रहा है वो 50 साल का है। इसके बावजूद आपको उसका बहुत सम्मान करना पड़ेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात सुननी पड़ेगी। वो जो तर्क दे रहा है, जो सलाह दे रहा है, उसकी बहुत अधिक वैल्यू होगी। साउथ कोरिया में तो बड़ों का सम्मान इतना ज़्यादा है। खैर, तो ये जो बड़ों का सम्मान करना है, ये एक वैल्यू है, हमारे समाज में भी एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आप कैसे मूर्त रूप देंगे? अब बड़ों का सम्मान तो एक ऑब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बड़ों का सम्मान? ठीक है, बड़ों का सम्मान करेंगे करेंगे, अब सवाल ये है कि इसको करेंगे कैसे? आपका ये जो आदर्श है, ये तो आदर्श हो गया ना, एक लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया कि नहीं, मुझे बड़ों का सम्मान करना है। तो अब इसे पाएंगे कैसे? तो इसके लिए फिर हम कुछ प्रतिमान बनाते हैं, या यूं कह लीजिए कि कुछ मापदंड करते हैं, कुछ तरीके निकालते हैं, कोई सिस्टम डेवलप करते हैं कि यार अब बड़ों का सम्मान करना है तो बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए। तो फिर आप प्रतिमान डेवलप करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि देखो, जब बड़े होंगे तो उनके आपको पैर छूना है, रोज सुबह उठ करके अपने बड़ों के पैर छुओ, पैर छूना। तो जो पैर छूना है वो बड़ों का सम्मान करने का एक तरीका हो गया। फिर आप उसे दूसरी बात बताते हैं कि नहीं देखो, जब भी बड़े तुम्हारे सामने आए, मान लो कि तुम बैठे हुए हो और कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे पास सामने आ गया, तो तुम उठकर उन्हें स्थान दोगे, उठकर प्रणाम करोगे या सम्मान दोगे या उठकर स्थान दोगे। ये एक तरीका हो गया। फिर आप उसे समझाते हैं कि मान लो कि तुम और कोई बड़ा व्यक्ति जा रहे हैं, तो याद रखो कि तुम बड़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलोगे, ये पीछे चलोगे या उनके बगल में चलोगे, भूल कर भी बड़े व्यक्ति के आगे नहीं चलोगे। मान लीजिए कि एक पतली सी पगडंडी आ गई, अब उसमें दोनों अगल बगल नहीं चल सकते, तो आपको ध्यान ये रखना है कि नहीं, बड़ा व्यक्ति जो है ना आगे होगा और जो छोटा व्यक्ति है वह पीछे होगा। फिर आप एक कहते हैं कि देखो, अगर कभी भी ऐसा है कि तुम दोनों कहीं जा रहे हो और बड़े व्यक्ति के हाथ में कोई सामान है, कोई थैला है, तो छोटे व्यक्ति को चाहिए, अगर वो ले सकता है तो वो सामान उसके हाथ से ले ले, मतलब सामान खुद ले, बड़ा व्यक्ति सामान लेकर न चले। तो अब आप देखिए कि ये सामान लेकर चलना कोई मदद करने की बात नहीं है, मदद करने की बात नहीं है, वो सक्षम है अपने आप में लेकर चलने में, उसमें कोई बहुत वजन भी नहीं है, लेकिन सम्मान के लिए जरूरी है। तो अब आप देखिए कि ये प्रतिमान बनाए गए। अब ये जो प्रतिमान है यहाँ इंटरेस्टिंग है और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये प्रतिमान नैतिकता है, ये प्रतिमान नैतिकता है। और बड़ों का सम्मान करना ये
मूल्य है, यानी कि बड़ों का सम्मान करने का जो मूल्य है, उस मूल्य को लागू करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए, प्रैक्टिकलिटी में उतारने के लिए हम नैतिकताओं की रचना करते हैं। तो देखिए, बहुत क्लियर ये हो गया। हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है, ये मूल्य। चलिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो राष्ट्रगान का हम सम्मान कैसे करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे? तो सीधी सी बात है कि जैसे ही राष्ट्रगान की आपको धुन सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, शब्द सुनाई देते हैं, आप खड़े हो जाएंगे। चल रहे हैं तो खड़े हो जाएंगे, बैठे हुए हैं तो उठकर खड़े हो जाएंगे, अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत बंद कर देंगे। तो इसके माध्यम से हम राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया कि मनुष्य की गरिमा का सम्मान। तो मनुष्य की गरिमा का सम्मान, तो सवाल यह है कि फिर कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है कि जो हर मनुष्य, आप जाति भेद नहीं मानेंगे, ऊंच नीच नहीं मानेंगे, धनी गरीब नहीं मानेंगे, शिक्षित अशिक्षित नहीं मानेंगे, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उस सह अस्तित्व पर विश्वास करेंगे। मेरा जीवन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उसका भी जीवन महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हम मनुष्य की गरिमा का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि मूल्य क्या होते हैं और नैतिकता से उसका किस प्रकार का संबंध है और दोनों में मूलतः क्या भेद होता है। बहुत ही आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी आइए बात हम इस पर कर लें कि जो मूल्य है वो बनते कैसे हैं। बहुत ही थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मूल्य बहुत बड़ी चीज होती है, मूल्य बहुत ही व्यापक चीज होती है, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती। समाज के मूल्य होते हैं, राष्ट्र के मूल्य होते हैं। अक्सर हम बोलचाल में भी मूल्य की बात करते हैं। यहाँ जो हम मूल्य की बात कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र का मूल्य नहीं है ना, कि किसी चीज़ की कितनी कीमत है। यहाँ हम इसीलिए शब्द जोड़ा गया मानव मूल्य, वस्तु का मूल्य नहीं है, ये मानव का मूल्य है। और इस मूल्य का मूल्यांकन भी जो है वो पैसे से नहीं है, उस कीमत से नहीं है ना, प्रिंसिपल से है, आदर्शों से, आइडियल से है। ये कह लीजिए कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़, अच्छा शब्द होगा, आइडियल्स से है। देखिए, होता क्या है कि सामान्यतः एक छोटी सी प्रक्रिया को आइए हम समझ लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस से इसका सीधा संबंध उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेना बेहतर होगा। आफ्टर ऑल आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ए नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति एक कोई पर्टिकुलर चीज है, या यूं कह लीजिए कि उसकी एक आदत है। इसने किसी वजह से एक आदत डाल ली। आदत ये डाली कि मैं रोज उठकर अपने पिता के पैर छूंगा। चलिए उसी हम उदाहरण को लेते हैं। एक आदत डाल ली। अब इसकी आदत को कुछ लोग देख रहे हैं कि यार ऐसा ये रोज करता है, और इस आदत का परिणाम भी देख रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि जो उसके पिता हैं, यानी कि जो फादर हैं, और जो सन है, यानी कि जो व्यक्ति ये कह रहा है, इन दोनों में बड़ा अच्छा तालमेल बैठ रहा है। फादर और सन में बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है। और इस तालमेल हमारे में तो नहीं बैठ रहा है, क्या बात है, लेकिन उनका बड़ा तालमेल बैठ रहा है। तो वो फिर महसूस करते हैं कि शायद फादर और सन में ये जो तालमेल बैठ रहा है वो शायद इस वजह से बैठ रहा है कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, अपने फादर के रोज सुबह पैर छूता है, और उसके पिता को ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बदले में पिता उसे कुछ आशीर्वचन कहते हैं कि उसके पिता खुश हो जाते हैं, उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है, मन खिल उठता है। उस समय उनकी दो चार बात भी हो जाती है, और अच्छी ही बात होगी। तो इनके संबंध इसके कारण ये अच्छे होने लगे, हो रहे हैं। मान लीजिए लोगों को लगता है, देखिए तो हाइपोथेसिस निकालनी पड़ती है। अब आप इसका सोचेंगे कि कोई प्रमाण हो, तो प्रमाण नहीं है ना। अब हुआ ये कि जब ए ऐसा करने लगा और इसको बकायदे बी सी डी ई एफ, यानी कि ये समाज के नागरिक हैं, ये सब के सब सिटीजन नागरिक हैं, राइट, ये देख रहे हैं। तो इन नागरिकों ने सोचा कि यार जो ए की आदत है ये अच्छी आदत है, इसका फायदा हो रहा है, तो क्यों ना ये आदत हम भी डाल लें, राइट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको अब थ्योरी में कन्वर्ट करें, कि ए की जो आदत थी वो क्या थी, व्यक्तिगत आदत थी, इंडिविजुअल हैबिट थी ये, राइट, ये व्यक्तिगत आदत थी। ये व्यक्तिगत आदत कुछ समय के बाद धीरे धीरे बी सी डी ई में आ गई, यानी कि ये सोशल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गई, सामाजिक आदत बन गई,
ठीक, लोगों को लगा कि यार ऐसा तो किया जाना चाहिए, ये बड़े फायदे की चीज़ है, सामाजिक आदत बन गई। अब सामाजिक आदत जब बनी, अब ये बनती चली गई, 10 साल 20 साल 50 साल बाद, अब पीढ़ियां दर पीढ़ियां, अब वो देख रहे हैं ना। देखिए जो मूल्य है, मूल्य तो ट्रांसफर होते चले जाते हैं, लोग सीखते हैं। आगे चल करके आप इसको देखेंगे कि परिवार से हम सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से सीखते हैं, अपने महापुरुषों को देख करके उनसे सीखते हैं। तो अब सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद पता लगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये चल रही है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये सोशल बिहेवियर चल रहा है कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आगे फिर चल करके ये फिर एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है। अब चीज वही है, परंपरा बन जाती है। देखिए यहाँ परंपरा और सोशल बिहेवियर में क्या फ़र्क है। परंपरा और सोशल बिहेवियर में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि जब तक वो सोशल बिहेवियर है तो आवश्यक नहीं है कि आप उसका पालन करें, सामान्यतया पालन करते हैं, ये होता है। लेकिन जब वो चीज़ ट्रेडिशन बन जाती है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पालन करेंगे, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशन है, आपकी ये परंपरा है। अक्सर बोलचाल में आपने देखा ना कि भैया ये तो हमारी परंपरा रही है। जैसे हुआ ये कि मेरी पत्नी ने अपने से छोटी लड़कियों के या अपनी ये कह लीजिए कि देवरानी से, इन सब से पैर नहीं छुआती हूँ कि नहीं मेरे पैर मत छुओ। तो मैंने खुद सुना है कि देवरानी पैर छू रही है, उन्होंने पैर छूने से पहले उठा लिया, बोले आओ नहीं गले मिलो, मेरे पैर मत छुओ। तो फिर वो देवरानी क्या, नहीं नहीं ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी ट्रेडिशन है, हम तो ये करेंगे ही, ये परंपरा है। तो अब इसको लेकर के आप दावा पेश कर सकते, या यूं कह लीजिए कि समाज टू सम एक्सटेंट दबाव डाल सकता है कि भैया अपने ट्रेडिशन का पालन करो। आप देखिए कि कपड़े पहनने के मामले में और दूसरे मामलों में हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, लेकिन सोशल बिहेवियर में उससे बात नहीं करते। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते वही चीज ट्रेडिशन बन जाती है। अब ट्रेडिशन ही आगे चल करके, अब उसके आगे मैं नहीं जा रहा हूं, फिर वो कस्टम बन जाता है, जिसे आप प्रथा कहते हैं। अब वो हमारे काम की नहीं है, प्रथा उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ट्रेडिशन को आप आज थोड़ा सा उलट फेर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप कस्टम को नहीं तोड़ सकते। प्रथा को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, अब आप देख रहे हैं ना, इस प्रथा को तोड़ना आसान है। शादी होने है तो 7 फेरे की प्रथा, अग्निकुंड के चारों तरफ 7 फेरे, ये प्रथा का रूप ले लेते हैं। तो कस्टम हो जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो हम आदत देख रहे हैं वो आदत ही आगे चल करके किस तरीके से यहाँ कस्टम में कन्वर्ट हो गई है, और यही एक तरह की वैल्यू है, यही एक तरह की वैल्यू है। यहाँ ये मत समझिएगा कि ये तो मैंने पैर छूने की बात बताई, वैल्यू यहीं से पैदा होते हैं। चलिए हम एक व्यक्ति के रूप में अब इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देते हैं और स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, अपने वैल्यू स्टेब्लिश की, जीना शुरू किया, कह के नहीं शुरू किया। उन्होंने सत्य का सहारा लिया और अहिंसा का सहारा लिया। लोगों ने देखा कि व्यक्ति सत्य और अहिंसा का सहारा ले रहा है, इसी का जीवन जी रहा है, और इसके आधार पर उन्होंने अपने देश को आज़ाद करा लिया, वो भी ब्रिटिश सत्ता से। इसका मतलब है कि देश को आज़ाद कराने के लिए हिंसा की ज़रूरत नहीं है और न झूठ फरेब और षड्यंत्र की ज़रूरत है। अब गांधी जी ने इसे जिया, तो यह गांधी जी के जीवन की एक आदत थी। और आप देखिए कि ये क्या वैल्यू नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने अगर ऊपर लेकर के चले तो और किसी से ये वैल्यू लिए, लेकिन इसको उन्होंने पुनर्जीवन तो दे दिया ना। गांधी जी जिस राम राज्य की बात करते थे कि हमारे यहाँ कैसा सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, राज्य कैसे होंगे, तो वो राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य क्या है? राम राज्य राम के द्वारा ही स्थापित वैल्यू है, कि राम ने जिस तरह की वैल्यू इस्टेब्लिश की, रामचरितमानस में जो हमें दिखाई देता है, उसी वैल्यू को हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ भी आपको राम राज्य एक वैल्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। मेरी समझ से फ्रेंड्स अब बहुत क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में वैल्यू क्या होते हैं। वैल्यू नैतिकता की तुलना में बहुत विराट होते हैं, विशाल होते हैं। एक ही वैल्यू को व्यवहार में लाने के लिए बहुत सारे नैतिकताएं इस्टेब्लिश की जाती हैं, बनाई जाती हैं।
मेरी समझ से स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस बात को कि जो वैल्यू है फिर उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। थोड़ा सा उसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, इससे चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। राइट, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जो मूल्य है बेसिकली महज एक आदर्श होते हैं, ये सिद्धांत नहीं होते, बौद्धिक नहीं होते, ये आदर्श होते हैं। और आदर्शों के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है, आदर्शों के बारे में कही जाती है कि जो आदर्श हैं इन्हें आप कभी भी पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदर्श तो केवल एक दिशा बोध कराते हैं बस, कि इस दिशा में चलिए। वो इतना परफेक्शन की मांग करते हैं कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रयास किया जा सकता है, और लोग प्रयास ही करते हैं सामान्यतया। मतलब आदर्श एक बहुत हाई चीज, वैल्यू की चीज है, या यूं कह लीजिए कि जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई चीज होती है। कहेंगे कि कैसे हाई चीज होती है, वो कैसे उच्च चीज होती है। चलिए, अभी तो मैंने एक सामान्य बड़ों के सम्मान के मूल्य की बात की, आइए हम अब थोड़े से बड़े मूल्य की बात कर लेते हैं। आनंद, जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, ये ब्रह्मानंद तक पहुंच जाता है। जीवन का लक्ष्य ये मूल्य ही है, शांति की प्राप्ति है। क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है आसानी के साथ? चलिए हम संवैधानिक मूल्य की बात कर लेते हैं। समानता, क्या समानता इतनी आसानी से संभव है? स्वतंत्रता, क्या सच में कोई राज्य उस आदर्श स्थिति तक किसी को भी स्वतंत्रता दे सकता है? नहीं दे सकता, कुछ सीमा तक तो ठीक है। आप देख रहे हैं ये आदर्श है, ये कितने उच्च स्तरीय हैं, इन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता, न व्यक्ति के स्तर पर, न समाज के स्तर पर, और न राष्ट्र के स्तर पर। हम केवल इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं, और वही व्यक्ति कर सकता है, राष्ट्र भी वही कर सकता है, समाज भी वही कर सकता है, और वही किया जाना चाहिए। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, बस इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। जहां तक प्राप्त कर लेंगे वहां तक हमारा जीवन गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा कह लीजिए। अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो वहां तक हम नैतिक जीवन जिएंगे, एक अच्छा और आदर्श जीवन जिएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इसे पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसी मंजिल है जो हमें बुलाती है, बस हम उस दिशा में चलते हैं, लेकिन वहां कभी पहुंच नहीं पाते, पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते रहते हैं। पहली बात। जो दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मित्रों की, ये जो वैल्यू है ये जन्मजात नहीं होते, आनुवंशिक नहीं है। अगर जन्मजात नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? यानी कि ये सीखे जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, इन्हें सीखा जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखिए कि सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, रोना खाना पीना, उनके को क्या वैल्यू सिस्टम होता है? कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। फिर वो घर में माता पिता को देखता है, सुनता है, समझता है, तो कुछ चीज़ें सीखता है, आदर्श उसके दिमाग में आते हैं। फिर वो एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, तब सीखता है, एजुकेशन फिर लेता रहे, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक। इसी बीच में वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। जब पढ़ लिख लेता है, पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तो समाज से और ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू होता है। तो इन सब से सीख रहा है, परिवार से भी सीख रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी सीख रहा है, सोसाइटी से भी सीख रहा है। तो वो सिखाए जाते हैं, वो सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं होते, आनुवंशिकी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका अगर बेटा ऐसा है तो ऐसा ही होगा, अदरवाइज फिर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद नहीं होता। हिरण्यकश्यप तो राक्षस थे, उनके पुत्र प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए। आनुवंशिक अगर ही सब कुछ था वैल्यू, तो दोनों के वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है, आदर्श अलग अलग है। हाँ, लर्न कराया जा सकता है, टीच किया जा सकता है, उन्हें सिखाया जा सकता है, और इसे ही हम एक सामाजिकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन। आगे चल करके इन बातों की चर्चा होगी। इसके बाद चूंकि ये सिखाए जा सकते हैं, तो इसीलिए आप यूं कह लीजिए कि इसकी जो प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट दे दिया और उसकी वैल्यू स्टेब्लिश हो गई, ये लंबी प्रक्रिया है। मतलब जीवन भर आप ये कह लीजिए कि हम सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते। लेकिन होता यह है कि एक निश्चित समय के बाद सीखते तो हम रहते हैं, हमारे जो मूल मूल्य होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। मूल जो मूल्य होते हैं, बाकी तो चीज़ें देखिए कॉस्मेटिक चेंजेस तो होती रहेंगी,
लेकिन जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं वो स्थिर हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं तानाशाह हूं, अब हिटलर साहब तानाशाह हो गए, अब उनके कुछ मूल्य स्थापित हो गए, तानाशाही मूल्य स्थापित हो गए तो हो गए, अब उनको ज़्यादा आप बदल नहीं सकते। थोड़ी सी करुणा आ जाएगी, थोड़ा सा कह देंगे भैया उसको छोड़ दो, उसके साथ मत करो, थोड़ी सी ढिलाई दे देंगे, लेकिन एक सीमा के बाद वो स्थिर हो चुके हैं। कभी कभी ठीक है उसमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम राजा भगीरथ की बात करते हैं तो पहले उनके जीवन के मूल्य क्या थे? शासन करना और एंजॉय करना। अचानक बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो राजपाट छोड़ करके अपना तपस्या करने चले गए, तो मूल्य बिल्कुल बदल गया। आध्यात्मिक मूल्यों पर काम करने लगे, पहले वो भौतिक मूल्यों पर काम कर रहे थे। तो होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। सामान्यतया लर्निंग प्रोसेस का एक टाइम होता है 35-40 साल तक, ज़्यादातर 30 साल तक, तब तक जाकर के वो स्थिर हो जाते हैं। फिर जो चेंजेस होते हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, बस ऊपरी तौर पर चेंजेस होते हैं, बहुत ही मूलभूत परिवर्तन की संभावनाएं उनमें उतनी नहीं रह जाती, और फिर हम उन्हीं मूल्यों के आधार पर, उन्हीं आदर्शों के आधार पर जीवन जीते चले जाते हैं। एक बात ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसका अपना एक सोपान क्रम भी होता है। सोपान क्रम का मतलब है कि इसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे सिविल सर्वेंट के रूप में सेक्रेटरी सबसे टॉप पर है, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी है, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसके नीचे डायरेक्टर है, तो ये सोपान क्रम कहलाता है, सीढ़ियाँ। इसी तरह से मूल्यों को भी कहा जाता है कि कुछ मूल्य तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। अगर भारतीय समाज के संदर्भ में हम कहें तो आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्चतम मूल्य माने जाते हैं, बिल्कुल टॉप पर हैं, ये मूल्यों का सेक्रेटरी है आप कह लीजिए। और जो भौतिक मूल्य है इन्हें भारतीय समाज उतना स्वीकार नहीं करता, इनको हेय मानता है। अब ये बात अलग है कि समाज के परिवर्तन के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी हैं और आज भौतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है, लेकिन फिर भी सोपान क्रम में अभी ये नीचे नहीं आया है। हम स्वीकार करें या न करें वो बात अलग है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तो आज भी आध्यात्मिक मूल्य काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण मूल्य माने जाते हैं, राइट। तो इस तरह से इनका सोपान क्रम होता है। कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आनंद, शांति जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, ये बहुत हाई लेवल के हैं। तो कुछ जो है ना थोड़े से नीचे क्रम में आ जाते हैं, जैसे सुख को हम उतना ऊंचा नहीं मानेंगे, लेकिन आनंद को हम ऊंचा मानेंगे, राइट। तो इनका अपना एक सोपान क्रम भी होता है। एक है मित्रों की एक प्रश्न और भी उठता है कि ये जो मूल्य होते हैं ये आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ है। यहीं पर हम इसे भी देख लेते हैं। आत्मनिष्ठ होने का मतलब है सब्जेक्टिव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि व्यक्ति पर आधारित। व्यक्ति पर आधारित कहने का मतलब है कि जितने व्यक्ति उतने मूल्य, है ना, व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मूल्य बनाते चलते हैं। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है कि नहीं, मूल्य एक है और ये जो एक मूल्य है ये अनेक तक चल रहा है और अनेक इसे स्वीकार कर रहे हैं। मतलब उसमें व्यक्ति की नहीं चल रही है, उसमें समाज की चल रही है, या जो स्थापित कर दिया गया है वो चल रही है और उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति का मूल्य है, आत्मनिष्ठ मूल्य होगा, उसके साथ क्या होगा, वो बहुत ही अस्थायी होगा। व्यक्ति के साथ वो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि इसका जो एरिया भी है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा एरिया होगा, छोटा क्षेत्र होगा। एक व्यक्ति कितना क्षेत्र घेरेगा। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ मूल्य होंगे वो क्या होगा कि बहुत स्थायी होगा। स्थायी क्यों होगा? क्योंकि उसे बहुत लोग स्वीकार कर रहे हैं, और अगर बहुत लोग स्वीकार कर रहे हैं तो उसका जो क्षेत्र है वह भी बहुत व्यापक होगा। अब देखिए, इसके आधार पर आप खुद निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए कि आप मूल्यों को किस में डालेंगे। तो आप जरा भी विचार करेंगे, खासकर मैंने आपको ज़्यादा अपने ढंग से ही कह लीजिए फूड फॉर थॉट दिया है, विचार के लिए आपको भोजन उपलब्ध कराया कि आप इस पर जुगाली कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मूल्य तो जिन जिन मूल्यों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ढेर सारे मूल्य आप दिमाग में ले आइए, शांति, आनंद, स्वतंत्रता, समानता, इन मूल्यों की तो हमने बात की है। तो आपको लगेगा कि नहीं, वो आत्मनिष्ठ उतने नहीं हैं जितने कि वो वस्तुनिष्ठ हैं। वो ऑब्जेक्टिविटी उनमें ज़्यादा है। समाज ने स्वीकार किया, समय बढ़ते 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 धीरे ये स्थापित हो गए हैं, तो स्थापित हो गए हैं तो बस स्थापित है, लोग इन्हें स्वीकार करते हैं, बस खत्म हो गई बात। तो ज़्यादातर जो मूल्य होते हैं वो याद रखिए कि वस्तुनिष्ठ होते हैं और समाज सापेक्ष होते हैं, समाज के संदर्भ में ही होते हैं। और चूंकि समाज के संदर्भ में होते हैं इसीलिए वस्तुनिष्ठ भी होंगे। अगर व्यक्ति के संदर्भ में होंगे तब तो वो आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। हाँ, अपने अपने कुछ मूल्य हो सकते हैं,
जैसे अहिंसा। चलिए, अब जो अहिंसा का जो मूल्य होगा, अब देखिए कि इसमें कुछ दूसरी चीजें भी काउंट होती हैं कि जो अहिंसा का जो मूल्य है, अब एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, मान लीजिए कि कृषि प्रधान क्षेत्र है या पशुपालन वाला क्षेत्र है, अगर हम पुरानी संस्कृति पर जाएं तो वहाँ का ये व्यवसाय है, और यहाँ वन क्षेत्र है, जंगली जंगल है, जैसे अफ्रीका को ले लीजिए। अब अहिंसा को इस पर तौल करके देखिए। अब जो वन क्षेत्र है, बट नेचुरल है कि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का जो साधन होगा वह शिकार करना होगा। तो जब शिकार करना यहाँ के लोगों का साधन होगा, तो बताइए कि वो अहिंसा के मूल्य को कैसे स्वीकार करेंगे, इनके लिए मुश्किल है। लेकिन कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आप काफ़ी सीमा तक अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं, और ये देखा भी गया है कि किसी समाज में उसी हिसाब से मूल्य स्थापित भी होते हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ने अहिंसा को अपनाया, अहिंसा की बात कही, लेकिन बौद्ध धर्म की अहिंसा थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। जैन धर्म उस मामले में बहुत कट्टर हो गया कि नहीं, एकदम कीड़े मकोड़े तक नहीं मरने चाहिए, हम सांस लें तब हमारे सांस में जीवाणु तक हमारे अंदर नहीं जाने चाहिए, यहाँ तक वो उसने अहिंसा की बात कही। नतीजा क्या हुआ कि जो जैन धर्म है वो व्यवसायियों ने तो अपना लिया, जो व्यापार करते थे, लेकिन कृषकों ने नहीं अपनाया। क्योंकि कृषक जब खेती करेंगे तो कीड़े मकोड़े तो हल चलाते समय, जुताई बुनाई करते समय मरेंगे ही मरेंगे। तो यानी कि एक ही समाज में, एक ही देश में, एक ही समय में दो वर्ग हुए, दो प्रोफेशन के लिए लोग हुए। एक प्रोफेशन जो व्यवसाय करने वाला है और दूसरा जो प्रोफेशन है वो कृषि करने वाला है। तो व्यवसाय वाले ने अहिंसा को अपना लिया, कृषि ने अहिंसा को नहीं अपनाया। तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखिए, वो थोड़ी सी वस्तुनिष्ठता से कम वस्तुनिष्ठता यहाँ आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जो मूल्य होते हैं, डेफिनेटली उस मूल्य में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ का समाज कैसा है, समय कैसा है, वहाँ का व्यवसाय कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्योंकि उसी के अनुकूल ही आप चीज़ों को स्वीकार करेंगे। आप ये बताइए कि आप मछली को मांसाहार मानते हैं या शाकाहार मानते हैं? सामान्यतः कहेंगे कि नहीं, मछली तो मांसाहार है, भाई जीव है मछली। लेकिन आप जा करके देखिए, वेस्ट बंगाल में ऐसी कम्युनिटी हैं जो मछली को शाकाहारी मानती हैं कि नहीं, मछली जो है ना शाकाहार है। बाकायदे उसका नाम उन्होंने जल तोरई रखा है। तोरई जो वेजिटेबल है, नॉर्थ इंडिया वगैरह में सामान्यतः। तो ये मूल्य डिफर भी करते रहते हैं, लेकिन जो बहुत हायर लेवल के मूल्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदू समाज ले लीजिए। अब हिंदू समाज में एक सामान्य सा मूल्य स्थापित हो गया है, या इस जो भी आप इसे नाम दे, कस्टम नाम दे सकते हैं। अब ये है कि भाई जो अगर कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो अब ये एक वस्तुनिष्ठ है, मूल्य है, हर कोई दाह संस्कार ही करेगा, ये इतना स्थापित हो गया है। लेकिन अब दाह संस्कार के स्वरूप में देखिए परिवर्तन आ रहा है। दाह तो चल रहा है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि वो लकड़ियों के माध्यम से ही हो, अग्नि के माध्यम से हो। अब वो बिजली के करंट के द्वारा भी किया जाने लगा है, क्योंकि इधर पर्यावरण के कारण लकड़ियों, जंगल न काटने का जो एक आदर्श अपनाया जा रहा है, उसकी वजह से इस तरह की भी चीज़ें हो रही। तो उनके स्वरूप में भी बदलाव आते रहते हैं, यानी कि जो आदर्श हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आते रहते हैं। और नैतिकता में तो तेजी के साथ आते हैं। मूल्यों में बदलाव बहुत स्लो होंगे, लेकिन जो नैतिक प्रतिमान होते हैं उनमें बदलाव जो है वो अपेक्षाकृत फास्ट होते हैं। अपेक्षाकृत कहने का मतलब है मूल्यों की तुलना में। और मित्रों, एक विशेषता मैं बता चुका हूं कि जो मूल्य है, मूल्य तो बेसिकली अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो मैंने बड़ों का सम्मान करने की दृष्टि से बताया। और फिर जो नैतिकता है, नैतिकता इन मूल्यों को मूर्त बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ बातें आपको मैंने बताई जो एक तरीके से मूल्यों की विशेषताओं से जुड़ी हुई हैं। चलिए, हमें एक बात अचानक मेरे दिमाग में और आ गई है। जैसे समाज या हम राष्ट्र की बात करें, जैसे पश्चिमी राष्ट्र देखिए, वेस्टर्न कंट्री। तो वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, व्यक्तिगत विकास है या जो भौतिक विकास है, इसको मूल्य माना जाता है। ये एक बड़ी चीज है, उसकी प्रशंसा होती है व्यक्तिगत उपलब्धि की। लेकिन पूर्वी समाज में, पूर्वी देशों में, भारत जैसे देशों में नहीं, इसकी प्रशंसा नहीं होगी। सामाजिक उपलब्धियों को बड़ी चीज माना जाता है, आध्यात्मिक उपलब्धियों को सर्वोच्च
उच्च माना जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे पश्चिमी देश और पूर्वी देशों के मूल्यों में अंतर आ गया। मूल्यों में आपको बहुत ज़्यादा, शहरों के लोगों के मूल्य देखिए और गांव के लोगों के मूल्य देखिए तो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। गांव के लोग आपको बड़े अपेक्षाकृत संतोषी प्रवृत्ति के मिलेंगे, तो संतोष उनका मूल्य है। और शहर के लोग आपको बड़े बेचैन लगेंगे, क्योंकि उनको तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंचना है। उसकी वजह से आपको बेचैनी दिखाई देगी। ये भौतिक उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये अपने संतोष में रहना चाहते हैं। और गांव में भी फिर आपको मिलेगा कि जो गांव एक तरीके से हाईवे के किनारे हैं, तो अब वहाँ रोज बसें आ रही हैं, जा रही हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, शहर नज़दीक है, शहर लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो इनके मूल्य उस तरीके के नहीं रह जाएंगे जो दूर दराज के गांव वालों के मूल्य होंगे। गांव गांव में ही फर्क बता रहा हूँ। इनमें भी थोड़ी सी बेचैनी आ जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जो उनके अंदर बेचैनी पैदा कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तब भी हमारे मूल्यों में परिवर्तन होता है। इसमें जो टॉलस्टॉय हुए उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, कितनी जमीन चाहिए और कितनी ज़मीन चाहिए। देखिए उसमें होता क्या है कि दो बहनें हैं, एक बहन शहर में रहती है, एक बहन गांव में रहती है। तो विवाह हो गया है, तो गांव की जो बहन है वो बड़ा अच्छा जीवन जी रही है, बड़ा संतुष्टि वाला जीवन है। लेकिन जो शहर की जो बहन है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और कमाई भी खूब हो रही है। और तो जब ये दोनों बहनें मिलती हैं तो जो शहर वाली बहन है वो गाँव वाली बहन को खूब शहर की तारीफ़ करती है, ये है वो है वो है। तो जो गाँव की बहन है वो लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी पैसा कमाना चाहिए, हमें भी शहर चलना चाहिए। तो एक दिन जो शहर वाली बहन है गांव वाली बहन को कहती है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने एक प्रतियोगिता की है, और प्रतियोगिता में ये किया हुआ है कि सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही कोई व्यक्ति चलना शुरू करे, और डूबते तक जैसे ही सूर्यास्त होगा जहां से वो चलना शुरू करेगा, यदि वो वहां तक वापस आ गया तो जितना भी जा करके वो लौटेगा उस तक की सारी जमीन उसको दे दी जाएगी और लखपति बन जाओगे। मतलब हजारपति लखपति का ही जमाना रहा होगा। तो छोटी बहन ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसा कमाने का, तो उसने अपने पति से कहा कि तुम इसमें भाग लो। तो पति को भी लालच आया और वो गया। तो सूरज निकला और उसने चलना शुरू किया। देख रहा है अभी तो सूरज आधा पहुंचा है, तो लगा कि यार थोड़ा सी और ज़मीन नाप लो, थोड़ा सा और ज़मीन नाप लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वापस तो लौट ही जाऊंगा। और पता लगा कि अब उसको लगा कि यार अब तो सूरज अब लौटना चाहिए। लौटने लगा। लौटते समय आपको थकान हो ही जाती है। इससे पहले कि सूरज डूबता वो उस जगह पर नहीं पहुँच पाया, थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई थी, सूरज डूब गया और उसको खोद करके वहीं दफना दिया गया। और कहा गया इसको इतनी ही ज़मीन चाहिए थी, यानी कि 6 फीट ज़मीन दफनाने के लिए चाहिए, 6 फीट ज़मीन चाहिए थी, बस दफना दी। अब आप देखिए कि उसके मूल्य कैसे बदल गए। शहरी संपर्क में आने के कारण उसके मूल्य बदल गए, लालची हो गया, संतोष खत्म हो गया, संतोष का मूल्य लालच में बदल गया, बेचैनी में बदल गया। तो इस तरह की चीज़ें भी मूल्यों के मामले में होती हैं। तो विशेषताओं के तहत आपको इनकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि विशेषताएं आपको क्लियर हो गई होंगी और आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी हैं। अब आइए हम थोड़ा सा मूल्यों के प्रकार को देख लेते हैं। सामान्यतया 2 भाग हैं और इसके 2 भागों के 4 प्रकार हैं। एक तो होता है साध्य और साधन। हालांकि मूल्य में ले लेते हैं, लेकिन उस तरीके से साध्य और साधन को मैं मूल्य नहीं मानता, लेकिन किताबों में मित्रों दिया हुआ है। साध्य का मतलब है कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका अल्टीमेट एम है। जैसे कि आप आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, आप शांति की प्राप्ति चाहते हैं, ये आपका साध्य है, ये साध्य परक मूल्य है। इसके बाद हम साधन। अब सवाल ये कि जो आनंद और शांति को आप पाएंगे, इसको किस माध्यम से पाएंगे, किस तरीके से पाएंगे? माध्यम, तरीका। तो जो माध्यम और तरीका होगा उसे हम कह देते हैं साधन वाले मूल्य, और इसी को हम एक तरह से नैतिकता कहते हैं। जिसे इसीलिए कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा, नैतिक मूल्य, ये शब्द पढ़ने को मिलेगा, नैतिक मूल्य। अब आप देख रहे हैं ना, नैतिकता भी एक मूल्य है, लेकिन उस तरीके से मूल्य नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कि नैतिकता बेसिकली एक साधन मूल्य है, और आनंद और शांति और समानता जैसे जो आदर्श हैं वो
साध्य मूल्य है। साध्य अल्टीमेट हाईएस्ट लेवल, और साधन उसको प्राप्त करने का मीडियम। बहुत सिंपल है। इसका जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरी श्रेणी है, वो ये भी बहुत सरल है, इसीलिए मैं बहुत तेजी के साथ चल भी रहा हूँ। सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक को थोड़ा आपको समझना होगा। सकारात्मक मूल्य का मतलब है कि करना चाहिए। सकारात्मक है ना, करना चाहिए, मतलब ये आपको करने की बात कहता है कि नहीं, आप ये करें। शांति सकारात्मक मूल्य है। न्याय सकारात्मक मूल्य है। अहिंसा सकारात्मक मूल्य है। सत्य सकारात्मक मूल्य है, ये हमें करना चाहिए। नकारात्मक मूल्य क्या है? सीधी सी बात है, जो नहीं करना चाहिए, निषेध है ये, जिनको करने से बचना चाहिए। अब इन्हीं का आप उल्टा ले लें। अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नकारात्मक मूल्य हो गया। अन्याय नहीं करना चाहिए। विद्वेष ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये नकारात्मक मूल्य हो गया। तो सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, इस रूप में खासकर 4 ये माने जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है साध्य और साधक मूल्य, साधन मूल्य, और दूसरा है सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य। ये बहुत आसान है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा, और वैसे समझने लायक इसमें कुछ है नहीं। इसके अतिरिक्त फिर जो हमारा व्यावहारिक जीवन है, तो व्यावहारिक जीवन में हम बहुत से दूसरे तरीके के मूल्यों की बात करते हैं। ये जो दूसरे तरीकों के मूल्य की जो बात होती है, ये सच पूछे तो विषय के आधार पर होती है कि हम किस क्षेत्र के मूल्यों की बात कर रहे हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सामाजिक मूल्य। अब आप देखिए कि सामाजिक मूल्य क्या होंगे। सीधी सी बात है कि वे मूल्य सामाजिक मूल्य कहलाएंगे जो समाज के निर्माण में सहायक हो, समाज को व्यवस्थित रूप से रख सकें। समानता, बंधुत्व, सहयोग, ये सब जो मूल्य हैं ये सामाजिक मूल्य कहलाएंगे। राइट। अब जल्दी चलते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। सामाजिक मूल्य के बाद फिर आगे आ जाता है दोस्तों मानव मूल्य को चलिए हम लास्ट में देखेंगे। नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य वे जिनसे कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चरित्र शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, उन्हें हम नैतिक मूल्य कहेंगे। और नैतिकता के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, दोहराने का कोई अर्थ नहीं। इसके बाद आ जाता है भौतिक मूल्य। भौतिकता, सुख, रोटी कपड़ा और मकान, अर्थोपार्जन, स्वावलंबी तो होना है ना। मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन चल सके, ये भौतिक मूल्य हो, इन्हें हम कहते हैं। इसके बाद फिर आता है आध्यात्मिक मूल्य। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अगर आप भारतीय दर्शन शास्त्र के भाषा में कहें तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जिनसे जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सब आध्यात्मिक मूल्य होंगे। इसका संबंध नो डाउट व्यक्ति की आस्था और विश्वास से होता है, जिसमें ईश्वर तक के प्रति आस्था शामिल है। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं ये भारतीय समाज में सर्वोत्कृष्ट मूल्य माने जाते हैं, और ये जो भौतिक मूल्य हैं ये सबसे नीचे होंगे। सोपान क्रम है ना, तो इसे हम टॉप पर रख सकते हैं, और इसे हमें नीचे की श्रेणी में रखना होगा भौतिक मूल्य को। इस तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि सभी क्षेत्रों के अपने अपने मूल्य होते हैं। सौंदर्यात्मक मूल्य भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ये शब्द भी कहीं ना कहीं। सौंदर्यात्मक मूल्य, जो सौंदर्य बोध है कि उसका सौंदर्य बोध का क्या है, इसके लिए ज़्यादातर हम सौंदर्य बोध शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये खासकर प्रकृति के संदर्भ में होता है और कला के संदर्भ में होता है। जो चीज़ जितनी सुंदर है, जितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जितने ज़्यादा रसानुभूति करा रही है, रस का अनुभव करा रही है, वह उतनी सुंदर है। इसके बाद दोस्तों बहुत से हैं जिसके आप कह सकते हैं राजनीतिक मूल्य, सिद्धांत होने चाहिए। देश सेवा इसका सर्वोत्कृष्ट है, समाज सेवा राजनीतिक मूल्य है। फिर इसे आप एक हम इसे क्यों छोड़ें, सिविल सेवा। अगर हम सिविल सेवा में जाते हैं तो इस सिविल सेवा के भी मूल्य हैं। ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, पक्षपात रहितता होनी चाहिए, न्याय युक्त होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, ये सारे के सारे ईमानदारी होना चाहिए। सिविल सेवा के मूल्य हैं जिनकी आगे चल कर के हम लोग चर्चा करेंगे। इसी में ही फिर आ जाते हैं
व्यावसायिक मूल्य, प्रोफेशनल, हर व्यवसाय के अपने अपने मूल्य होते हैं जिसे हम व्यावसायिक नैतिकता भी कहते हैं। तो ये लगभग लगभग उन्हीं सब से कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई बात ही है। तो ये और प्रकार है, इसे आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। खेलों के क्षेत्र के मूल्य, पर्यावरण के मूल्य, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उतने मूल्यों की बात आप यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अंत में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये मूल्यों की भूमिका क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में इनका रोल क्या है, सामाजिक भूमिका क्या है। देखिए कि कोई भी चीज़ हो अगर वो समाज में है तो उसके दोनों पक्ष होते हैं, उससे फायदे भी होते हैं और उससे नुकसान भी होते हैं, हानियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो फ़ायदे फ़ायदे की ही हो। और अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू को देखा है तो आपको यही लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ये होने ही चाहिए, और नो डाउट होने ही चाहिए क्योंकि लाभ ज़्यादा है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। तो आइए हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले तो हम इसके सकारात्मक पक्ष को देख लें। नो डाउट इससे जो समाज की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। समाज बड़े सुव्यवस्थित रूप से चलता है और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, और इससे समाज आगे भी बढ़ता जाता है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा इससे फ़ायदा ये होता है कि जो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति के स्तर पर बात करें तो उसे बहुत ज़्यादा निर्णय लेने में सोचना नहीं पड़ता, जो मैंने आपको नैतिकता के संदर्भ में भी बताया था, क्योंकि वो मूल्यों के आधार पर सीधे सीधे निर्णय ले लेगा। मैं आपको गांधी जी की आत्मकथा से एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा कि गांधी जी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जो शिक्षा अधिकारी हैं वो मुआयने के लिए आए, तो उन्होंने कुछ लिखने के लिए कहा हो। तो गांधी जी ने भी लिखा, तो जो टीचर थे उनके स्कूल के, उन्होंने देखा गांधी जी ने गलत लिखा है। उस समय तो गांधी ही कहलाएंगे, गांधी ने गलत लिखा है। तो टीचर ने गांधी जी को इशारा करके बताया, कहा कि जो सामने वाला लड़का है तुम उसका देख करके लिख लो, उसका सही लिखा है। गांधी जी ने नकल करने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके लिए उन्हें डांट पड़ी, जो भी हो, लेकिन नकल नहीं करूँगा। तो अब देखिए कि गांधी जी का ये जो सिद्धांत था, ये जो निर्णय था, क्या था? ये सत्य था, कि ये सत्य उनका मूल्य है। तो इनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अदरवाइज कोई दूसरा होता तो यार देख ही लो, कर लो, टीचर ही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो मुझे क्या है, और वो नकल कर लेता। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में द्वंद्व नहीं होगा। तो जो वैल्यू पर आधारित जीवन जीते हैं उनके दिमाग में फिर किसी तरह का द्वंद्व नहीं होता है, और उनका जीवन भी घचपच भी नहीं होता है। उनके निर्णय एक दिशा में होते चले जाते हैं, ये नहीं कि इसके बारे में ये कहा, इसके बारे में ये कहा। तो इसीलिए जो ऐसे व्यक्ति हैं इन पर समाज बहुत अधिक विश्वास करने लगता है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है ना कि ये किसी भी मामले में क्या कहेगा। देखिए, अगर समाज में कोई झगड़ा हो रहा है तो आप किसे बीच बचाव के लिए बुलाते हैं, या फैसला करने के लिए किसको बुलाते हैं? जिसके प्रति दोनों का विश्वास होता है। और विश्वास क्यों होता है कि नहीं, ये जो आदमी जो बात कहेगा वो सही बात कहेगा। सही बात क्यों कहेगा? क्योंकि ये मूल्यों का जीवन जीता है। तो ये तो इसके सकारात्मक पक्ष हैं, नो डाउट, और ये कोई किसी भी मायने में कमजोर पक्ष नहीं है। लेकिन इसके फिर कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। इसके नकारात्मक पक्ष देखिए, कभी कभी बड़े खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे मेरे वैल्यू बन गए, शाकाहार का वैल्यू बन गया मेरा, और मुझे यूरोप जाना पड़ गया और वहाँ रहना पड़ गया, और वहाँ बिना मांसाहार के संभव नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? और मित्रों, इस बारे में आप हमारे जो महान गणितज्ञ हुए हैं रामानुजन साहब, उनकी जीवनी पढ़िए। रामानुजन इतने कम उम्र में जो दुनिया से चले गए, और महान गणितज्ञ, वो सिर्फ इसलिए चले गए कि जब वो इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, तो इन्होंने अपनी माँ को वचन क्या दिया था? वो खुद भी इन चीज़ों के प्रति बहुत ही गंभीर थे कि वो मांसाहार नहीं करेंगे, वो शराब नहीं पिएंगे, ब्राह्मण परिवार से थे ही, या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी, इतनी ठंड पड़ती थी कि अब वो न तो वाइन ले रहे हैं, न मांसाहार कर रहे हैं। उनको जो भी बीमारी है, निमोनिया, टीवी, इस तरह का हो गया, और उस स्थिति में पहुंच गए कि उनको बचाना मुश्किल हो गया। अदरवाइज कहते हैं कि रामानुजन बच सकते थे। तो अब आप देखिए कि चूंकि वो वैल्यू को अपना बदल नहीं रहे हैं, उसका नतीजा उनके जीवन के अंत में हुआ। तो कभी कभी इस मायने में खतरनाक स्थिति भी हो जाती है कि जब एक व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से किसी दूसरे समाज और संस्कृति में जाता है तो वहाँ उसका अनुकूलन मुश्किल हो जाता है। वह उसके अनुकूल व्यवहार या वहाँ एडजस्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।
और आपको नहीं लगता कि जब अगर कोई समाज मूल्यों से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो उसके परिवर्तन में बाधा आएगी, सामाजिक परिवर्तन में। वो बहुत रिजिड समाज हो जाएगा, बहुत ही रूढ़िवादी समाज हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप दहेज प्रथा को ले लीजिए, या फिर आप नारी अधिकार को ले लीजिए कि नारी को आप अधिकार दीजिए या नारी को समान मांगिए, नारी समानता। आप देख रहे हैं कानून बन चुके हैं इनके खिलाफ, नारी समानता के पक्ष में कानून है, दहेज के खिलाफ कानून है। बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके मूल्य में यही है कि नहीं, नारी दोयम दर्जे की है, या यूँ कह लीजिए कि नारी का ये दायित्व है कि वो घर बार संभाले। तो यहाँ पर जो समाज में बदलाव आना चाहिए, उस बदलाव में ये जो मूल्य है, ये कितनी बड़ी बाधा डाल रहा है। ये भी यहाँ व्यक्ति के बदलाव में बाधा है, यहाँ समाज के बदलाव में बाधा है। और कभी कभी ये भी होता है कि समाज का एक कोई विशेष वर्ग इससे शोषित भी होता रहता है। जैसे मूल्य है जाति, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारतीय समाज का एक मूल्य है। इसके तहत कुछ लोग उच्च जाति के हैं, कुछ लोग निम्न जाति के हैं, और इसी में आपने एक कर दिया है अस्पृश्यता, छुआछूत। अब ये आपने मूल्य स्टैब्लिश कर लिया। अब सोचिए कि जो वंचित वर्ग है, ये वंचित वर्ग अब लगातार इसका शिकार हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है इसका। तो ये कोई बहुत अच्छा मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य है, उस समाज के अपने मूल्य हैं, उस समाज ने तैयार किया, और आज भी इसके बहुत बड़े बड़े समर्थक हैं, क्योंकि वो उस मूल्य को लेकर के चले, उस ट्रेडिशन, उस कस्टम को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो इससे इस वर्ग की जो स्वतंत्रता है या समानता है वो बाधित हो रही है, उसका हनन हो रहा है, जो संविधान के अनुकूल नहीं है, और सच पूछे तो मॉडर्न लाइफ के भी अनुकूल नहीं है, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके सकारात्मक पक्ष हैं, तो इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मूल्यों के बारे में आपको सामान्यतया कुछ जानकारियाँ दी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मूल्यों के बारे में आपके दिमाग में बहुत स्पष्टता आ गई होगी। और इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।